नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज जिस पेपर को सॉल्व करेंगे ये एपीओ का पेपर है। ठीक है, ये 30% एलडीसी कोटा के तहत आयोजित किया है और ये 28 अगस्त को आयोजित किया गया था। ये वेस्टर्न रेलवे के द्वारा आयोजित किया गया है और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, जिसमें ओपी काला जी हैं, रामानुज पांडे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम शायद मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने काफ़ी भेजा हुआ था। और ओपी काला जी ने तो हमें आंसर शीट भी भेजा हुआ है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आंसर शीट है जो दिख रहा है और इन्होंने जांच करने के लिए लिखा था। तो मैंने बोला सभी लोगों के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है और मेरे हिसाब से जो सही लगता है वो मैंने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और स्क्रीन पे आपके इंस्ट्रक्शन हैं जिनको बार बार देखना उचित है और देखते रहिए और पढ़ते रहिए। अभी जो आप देख रहे हैं वो इंग्लिश में है और इसका हिंदी वर्जन ये रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं जो काफ़ी अच्छे क्या बोल सकते हैं उसको लेवल के हैं। तो इस तरह के एग्ज़ाम के लिए हमारा तैयारी कैसा होना चाहिए और हमें उसके बारे में क्या पता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, मिल के सॉल्व करेंगे और देखेंगे। यहाँ पे कुल 100 नंबर्स के क्वेश्चन है जिसमें 55 क्वेश्चन है और एवरी क्वेश्चन हैज़ 2 कैरी मार्क्स। तो उसको देखेंगे, 50 सॉल्व करने हैं। तो हम और आप मिलकर सॉल्व करते हैं और देखते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो कट जाएगा। ठीक है, और इसमें उन्होंने ये भी कहा था कि भाई अगर कोई सुधार करते हैं या ओएमआर शीट में तो फिर आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज रिजर्वेशन फॉर ओबीसी कैटेगरी फॉर रिक्रूटमेंट इन रेलवे। रेलवे में भर्ती के लिए ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है। ए 15%, बी 27%, सी 30% एंड डी इज 10%। द राइट आंसर इज बी 27%। ओके, यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो जहाँ पे जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि कई दफ़ा हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो हमारा कन्फ्यूज़न भी उस लेवल पे पहुँच जाता है जहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये करेंगे तो आपने कभी भी रिजर्वेशन के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा 27, 15 एंड 7.5 इज़ द की वर्ड्स। तो यहाँ पे ये दोनों को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसा कर सकते हैं आप। चलिए हम इसको ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके लिए है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हाट इज द पे लेवल अंडर 7th पे कमीशन कोरस्पॉन्डिंग टू 6th पे कमीशन 46 ग्रेड पे। 6वें वेतन आयोग में ग्रेड पे 4600 के बराबर 7वें वेतन आयोग में क्या पे लेवल है। ठीक है, तो ये लेवल 7 है। ठीक है, लेवल 6 42 है। ठीक है, तो और जो 2800 पे ग्रेड है लेवल 5 में है। लेवल जो 8 में है वो 48 है। तो मेरे ख्याल से ये सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 को देखते हैं। सुपरवाइजर ऑफ 46 ग्रेड पे इज एलिजिबल फॉर हाउ मेनी पीटीओज। 4600 ग्रेड पे के पर्यवेक्षक कितने पीटीओ के हकदार हैं। तो आपको पता है ये सारे लोगों को 4 पीटीओ मिलते हैं, तो यही सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीएनए मीटिंग विथ ईच यूनियन एट डिविजनल लेवल इन ए ईयर। एक वर्ष में मंडल स्तर पर प्रत्येक यूनियन के साथ पीएनएम की कुल कितनी बैठकें होती हैं। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 एंड डी 6। द राइट आंसर इज सी 6। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स of leave encashment can be availed by an employee in entire service।
कर्मचारी अपनी संपूर्ण सेवा काल में अवकाश नकदीकरण का लाभ अधिकतम कितनी बार उठा सकता है? A 2, B 3, C 4 एंड D 6। द राइट आंसर इज C। हर बार 10 जो होते हैं LP जो है वो ले सकते हैं और 6 टाइम वो अपने इंटायर सर्विस कैरियर में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। इसमें एक और सवाल है कि अगर आप एक बार में लीव एनगेजमेंट लेना चाहते हैं तो आपके LP कितनी होनी चाहिए? तो आपके पास कम से कम 40 होनी चाहिए। 10 माइनस होगा तो एटलीस्ट लेने के बाद कम से कम आपको 30 LP होने चाहिए, राइट। इसके लिए आप जो है मॉडल SOP भी पढ़ सकते हैं या फिर RB 48/2017 भी देख सकते हैं। उसके अंदर लिखा है कि बैलेंस ऑफ एटलीस्ट 30 डेज ऑफ LP शुड बी अवेलेबल to his or her credit after taking into account the period of encashment as well as leave availed of। तो मैं यही बोल रहा था कि ये कम से कम 30 होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 पे चलते हैं। मिनिमम हाउ मेनी डेज एम्प्लॉय शुड वर्क अंडर द रिपोर्टिंग अथॉरिटी फॉर फाइलिंग ऑफ हिज APR। न्यूनतम कितने दिनों तक किसी कर्मचारी को अपने APR भरने के लिए रिपोर्टिंग अधिकारी के नीचे काम करना होगा? तो ये 3 महीने का होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 90 डेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखते हैं। इन द इंटायर सर्विस ऑफ ए फीमेल एम्प्लॉय द टोटल नंबर ऑफ डेज सी कैन अवेल एज लीव अंडर चाइल्ड केयर लीव। ओके, CCL। एक महिला कर्मचारी अपनी पूरी सेवा काल में कुल कितने दिनों की छुट्टी का लाभ चाइल्ड केयर लीव के तहत ले सकती है? तो ये 2 साल ले सकती है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 730 दिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मच एडिशनल क्वांटम ऑफ बेसिक पे वुड बी रिकॉन्ड for the purpose of computation of the retirement benefits of running staff। रनिंग स्टाफ के सेवानिवृत्ति लाभ के कंप्यूटेशन हेतु मूल वेतन का कितने प्रतिशत अतिरिक्त गणना के लिए लिया जाता है? तो ऑप्शन ए है 50%, B 55, C 30 एंड D is 60। द राइट आंसर इज B 55। ठीक है, यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। पावर फॉर अल्टरेशन ऑफ रिकॉर्डेड डेट ऑफ बर्थ ऑफ ग्रुप सी एम्प्लॉय इज विथ। ग्रुप सी कर्मचारियों की दर्ज की गई जन्म तिथि के परिवर्तन की शक्ति किसके पास है? A GM महाप्रबंधक, B AGM अपर महाप्रबंधक, C PCPO प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, D CPO एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कार्मिक अधिकारी प्रशासन। द राइट आंसर इज C PCPO। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि इसके लिए जो रूल नंबर 225 है उसको आप देख सकते हैं RSC वॉल्यूम 1 के अंदर जो 1985 का है, या फिर मास्टर सर्कुलर 12 देख सकते हैं। ठीक है, और अगर ये भी नहीं बन करे तो फिर आप SOP देख लो, उसके अंदर भी ये चीज़ का जिक्र है। और SOP के अंदर लिखते हैं कि अल्टरेशन ऑफ रिकॉर्डेड डेट ऑफ बर्थ ऑफ ग्रुप C एंड ग्रुप D एम्प्लॉय इज PCPO फुल पावर, अकाउंट कंकरेंस इज नॉट नेसेसरी। तो ये ऐसी बातें हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन PME फॉर लोको रनिंग स्टाफ अप टू 45 ईयर्स इज। आवधिक डॉक्टरी परीक्षण लोको रनिंग कर्मचारी के लिए जो 55 वर्ष की उम्र तक के हैं होती है। A once in a 4 years 4 वर्षों में एक बार, B once in a 3 years 3 वर्षों में एक बार, C once in a 2 years 2 वर्षों में एक बार, D once in a 1 year 1 वर्ष में एक बार। द राइट आंसर इज A once in a 4 year। ठीक है, PME would be done at the termination of every period of 4 years from the date of appointment, initially medical examination till the date of attainment of the age of 45 years, and every 2 years up to the age of 55 years, and thereafter
एनुअली टिल रिटायरमेंट। ठीक है, तो साफ साफ है कि अगर आपने ज्वाइन किया है और 45 साल तक हैं कि नौकरी करते हैं तो 4 साल में एक बार आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रेलवे हॉस्पिटल की चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी कि जाना पड़ेगा और जांच कराने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर 45 साल से ऊपर होते हैं और 55 साल से पहले के हैं तो आपको 2 साल में एक बार जाना पड़ेगा, और अगर 55 साल से ऊपर के लोको रनिंग स्टाफ आप हैं तो आपको हर साल जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाते तब तक जाना पड़ेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस विच कैन बी सैंक्शनड इज। हाउस बिल्डिंग एडवांस की अधिकतम कितनी राशि स्वीकृत की जा सकती है? ए 18 लाख 18 लाख, बी है जो 20 लाख यानी कि 20 लाख, सी 25 लाख 25 लाख और डी 30 लाख यानी कि 30 लाख। तो सही आंसर जो है वो है हमारा बी सी 25 lakhs is the right answer. 34 month of basic pay subject to be the maximum of 25 lakhs. ठीक है, कहीं कहीं ये 30 lakhs भी देते हैं, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जो सर्कुलर है उसके अनुसार तो यही है लिखा हुआ। ठीक है, और रिकवरी जो करनी है वो 180 मंथ प्लस इंटरेस्ट जो होगा वो 60 मंथ के अंदर इंस्टॉलमेंट में ले लेना है उनसे। ठीक है, लेकिन कई बार होता है क्या कि भाई उनका रिटायरमेंट एज आ जाता है और उनको जो 20 साल का सर्विस है उसमें वो या जो भी एज होते हैं तो उसमें नहीं होता है, तो वो क्या है कि जो बैलेंस बच जाता है वो ग्रेजुटी रिटायरमेंट ग्रेजुटी से उसके पैसे की कटौती की जा सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है पैनल ड्रोन बाय द सिलेक्शन बोर्ड एंड अप्रूव बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल बी वैलिड फॉर डैश ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल और टिल दीज आर एग्जॉस्ट विच एवर इज अर्लियर। चयन बोर्ड के द्वारा किए गए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पैनल अनुमोदन की तारीख से या पैनल के समाप्त होने तक जो भी पहले हो डैश वर्षों तक वैध होगा। ऑप्शन ए 1 ईयर यानी कि 1 वर्ष, बी 2 ईयर्स यानी कि 2 वर्ष, सी 3 ईयर्स यानी कि 3 वर्ष और डी 4 ईयर्स यानी कि 4 वर्ष। द राइट आंसर इज बी 2 ईयर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इन ई ऑफिस ए फाइल कैन बी सेंड टू ए मैक्सिमम नंबर्स ऑफ यूजर्स एट ए टाइम। ई ऑफिस के तहत एक फाइल को एक समय में अधिकतम डैश यूजर्स को भेजा जा सकता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये ओनली 1 होगा, एक बार में एक ही लोगों को भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। Railway employees working on sensitive posts have to be transfer shifted after working of maximum dash years। संवेदनशील पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को उस पद पर अधिकतम डैश वर्षों बाद काम के बाद स्थानांतरित या शिफ्ट किया जाता है। ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी 4 वर्ष। द राइट आंसर इज सी नो डी सॉरी डी 4 years। The right answer. क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। एन एम्प्लॉय कैन अप्लाई फॉर इंटर रेलवे ट्रांसफर आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ ज्वाइनिंग रेलवे। रेलवे में भर्ती होने के बाद कितने वर्षों बाद कोई कर्मचारी इंटर रेलवे ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकता है? ए 2 years, बी 3 years, सी 5 years एंड डी इज 6 years। द राइट आंसर इज सी 5 years। इसके लिए आप MC मास्टर सर्कुलर 24 को देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ DCRG ऑन सुपरनेशन इज। सेवानिवृत्ति पर DCRG की अधिकतम राशि है। ए 25 lakhs, बी 30 lakhs, सी 20 lakhs एंड डी इज 35 lakhs। द राइट आंसर इज सी 20 lakhs। जो 10 लाख थे उसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर डीम सस्पेंशन। डीम सस्पेंशन के लिए उपयोग की जाने वाली मानक फॉर्म क्या है? मैंने पहले भी कहा है कि आप इसे कंठस्थ कर लें, कैसे करेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप लिख के कर सकते हैं, रट के कर सकते हैं, आपको जैसे सूट करता है वैसे करें।
लेकिन ये फॉर्म जो हैं 14 स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 14 तक है, 1 से लेकर 14 तक, उनको आपको याद कर लेना चाहिए। चलिए हम देखते हैं एक एक ऑप्शन को। SF1 इज ए ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, SF2 ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो हमारा आंसर है, ठीक है। SF3 इज सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉय, एंड D इज SF5 चार्जशीट फॉर मेजर पेनल्टी। इसमें SF4 रह गया है जो रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन है, ठीक है। तो इसे याद करना ज़रूरी है, ये हर एग्ज़ाम में एक सवाल आते हैं और ये आपको सिक्योर हो जाएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, हेड क्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इज सिचुएटेड एट, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये तो ऑप्शन पढ़ने जैसा नहीं है, ये गोरखपुर है, ठीक है। इलाहाबाद जो है वो इस NCR का है, ठीक है, ठीक है। ये है नॉर्थ फ्रंट रेलवे का गुवाहाटी NFR, ठीक है। और कोलकाता जो है वो साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी है, ठीक है। इसके अलावा ईस्टर्न रेलवे का भी है और मेट्रो का भी है, कोलकाता मेट्रो, ठीक है। कोलकाता मेट्रो का भी कर सकते हैं। तो ये इज दैट क्लियर? तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और आगे कभी भी इस तरह के कोई क्वेश्चन आए तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, नो एडल्ट वर्कर इज अलाउड टू वर्क फॉर मोर देन डैश आवर्स इन एनी वीक इन ए फैक्ट्री अंडर फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट के तहत किसी फैक्ट्री में किसी व्यस्त से एक सप्ताह में अधिकतम कितने घंटे काम लिया जा सकता है? ए है 72 घंटा, बी है 60 घंटा, सी 48 घंटा और डी है 42 घंटा। तो यहाँ पे जो सही आंसर जो होगा वो 48 घंटे से अधिकतम नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। इसमें एक दो पॉइंट हैं जिसके तहत वो है कि भाई 9 घंटे से ज़्यादा एक दिन में काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी चीज़ के लिए वो वर्क्स मैनेजर वो उसके 12 आवर्स के लिए भी कर सकता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को जो फैक्ट्री एक्ट है इम्पॉर्टेंट है, हर बार सवाल आते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो आप अगर वीडियो देखते हैं लगातार तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे एडवाइस करूंगा कि इस टॉपिक को आप क्लियर कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप किसी एग्ज़ाम को फेस करने जा रहे हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ द एज रिलैक्सेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर ST/SC कैंडिडेट। ST/SC उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में क्या छूट है? तो मैंने पहले भी बताया कि आप जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। ये हमने 2 क्वेश्चन के आंसर जो हैं उनको एलिमिनेट कर दिया। अब जो ST/SC का है वो हमारा ऑप्शन डी है जो सही आंसर है, और ये जो है ये OBC का है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने 20 को सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। स्टाफ इज अलाउड टू रिप्रेजेंट अबाउट द असाइनमेंट ऑफ देयर सीनियोरिटी पोजीशन विद इन ए पीरियड ऑफ डैश आफ्टर द पब्लिशिंग ऑफ द सीनियोरिटी लिस्ट। कर्मचारी की वरिष्ठता सूची के प्रकाशन के बाद डैश की अवधि के भीतर वो अपनी वरिष्ठता स्थिति के बारे में आवेदन दे सकता है, ठीक है। ये ऑप्शन ए है 1 मंथ, बी है 6 मंथ्स, सी है 1 ईयर एंड डी इज 2 ईयर्स। द राइट आंसर इज 1 मंथ, 1 महीने के अंदर उनको देना होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 22। नो रेलवे सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग डैश ईयर्स। किसी भी रेल सेवक को डैश वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि के लिए किसी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जा सकती है। ए 2 years, B 3 years, C 4 years and D is 5 years. D 5 years is the right answer. रूल नंबर 510 ये कहता है, जो लीव रूल नंबर 510 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत नहीं करते हैं तो किसी भी रेल कर्मचारी को 5 वर्ष से अधिक का लगातार अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। हु इज द चेयरमैन ऑफ हेडक्वार्टर लेबल कमिटी ऑफ SBF स्टाफ बेनिफिट फंड। ओके, स्टाफ बेनिफिट फंड के मुख्यालय स्तर की समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं?
ए पीसीपीओ यानी कि प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, बी जीएमए यानी कि महाप्रबंधक, सी एजीएम यानी कि अपर महाप्रबंधक, डी डिप्टी सीपीओ वेलफेयर यानी कि उप मुख्य कार्मिक अधिकारी कल्याण। द राइट आंसर इज पीसीपीओ इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी के साथ उनका केयर करते हैं और आपके रेलवे कर्मचारी आपके फ्रेंड हैं तो उनके साथ शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 को देखते हैं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट इन लेवल 1 अंडर कॉम्पसनेट अपॉइंटमेंट इज। अनुकंपा के आधार पर लेवल 1 में नियुक्ति देने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? ए 8 पास, बी 10th, सी 10th प्लस ITI एंड डी इज नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज बी 10th पास। ठीक है, इतनी न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। और अगर वो वीडियो है तो उसके लिए ये बाउंडेशन नहीं है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। द ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ जोनल रेलवे इज हेडेड बाय। जोनल रेलवे का ऑडिट विभाग का प्रमुख कौन होता है? ए प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑडिट एंड डायरेक्टर जनरल ऑडिट, बी प्रिंसिपल एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, प्रमुख फाइनेंशियल एडवाइजर जो होते हैं वहाँ पे, या फिर कैग, ठीक है, या फिर डी जनरल मैनेजर यानी कि महाप्रबंधक। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, और ये देखिए आपकी स्क्रीन पे है जो ऑडिट ब्रांच का जो ये है डिवीज़न है, कैसे कैसे लोग काम करेंगे कि कौन किसके अंडर में होगा। तो देखो सबसे पहले ऊपर में कैग है, ठीक है, कंट्रोल, और उसके बाद डिप्टी, फिर उसके बाद प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट जोनल रेलवे हैं, और फिर डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल डायरेक्टर जो रेलवे बोर्ड रेलवे में होते हैं वो हैं। तो ये इस तरह बना हुआ है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं या चार्ट बना सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे, ठीक है, तो ये आ गए क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। सब्सक्रिप्शन रेट टुवर्ड्स ज्वाइनिंग RLHS फॉर ए सीनियर क्लर्क हुज लास्ट पे डॉन वाज ₹44,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट विल बी ₹डैश। एक सीनियर क्लर्क जिसका अंतिम वेतन सेवानिवृत्ति के समय 44,000 रुपये है, उसको RLHS स्कीम ज्वाइन करने के लिए कितनी रुपये अनुदान देना होगा? ऑप्शन ए 44,000, बी 30,000, सी 36,000 एंड इज 33,000। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो बी होगा 30,000। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो 26/1/2018 का जो RLHS स्कीम है, जिसे रिटायर्ड एम्प्लॉई लिबरलाइज हेल्थ स्कीम कहते हैं, उसके अंदर ये है कि लेवल 1 से 5 तक के लिए 30,000 रुपये है, लेवल 6 के लिए 54,000 रुपये हैं 54,000, एंड लेवल 7 to 11 के लिए 78,000 है, एंड 12 एंड अबव के लिए 1,20,000 है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा माइंड में रखना चाहिए और इस तरह के कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। इफ ए रेलवे सर्वेंट हैविंग 37 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस लास्ट paid drawn was 80,000 rupees taken voluntary retirement, he will be paid gratuity. DA rate is 17%। यदि कोई रेल कर्मचारी जिसकी क्वालिफाइंग सेवा 37 वर्ष है यानी 37 वर्ष है और अंतिम वेतन जो है वो 80,000 रुपये है, यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसकी कितनी ग्रेजुटी मिलेगी? यदि महंगाई भत्ते की दर जो है वो 70% है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है, आप देख रहे हैं, 14,80,000, 15,40,400, सी है 17,31,600 और डी है 20 लाख रुपये। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन है 20 लाख रुपये, वो अगर 20 लाख रुपये से ऊपर है तो उनको 20 लाख रुपये मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, और इसके लिए हम चलते हैं एक शीट पे, वहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके आपके लिए रखा। देखिए हम शीट पे आ गए हैं, और अगर आप देखेंगे तो ये है फार्मूला है, जो ये है, ये फार्मूला पुराना है लेकिन कोई बात नहीं।
तो ये यहाँ पे आप 80,000 को फिट कर सकते हैं। ये जो मैंने ग्रे एरिया कर दिया है आपके लिए। डीए जो है वो 70% यहाँ पे कर सकते हैं। और क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो 33 ईयर्स, जो आप जानते हैं कि लिमिट है, क्योंकि आप 37 कर लीजिए, 34 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन 33 इज़ द लास्ट एंड बाई 2। तो ये ऑप्शन है। ये हमने 80,000 को यहाँ फिक्स किया, 70% जो डीए यहाँ फिक्स किया, और ये यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों को ये करने के बाद जो है यहाँ पे आ जाएंगे, और ये 33/2 है तो 16.5 यहाँ आएंगे। इन दोनों से मल्टीप्लाई करने पे ये आपको 15,40,400 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और है जो रनिंग स्टाफ के जो ये हैं, तो उनके लिए ये फार्मूला है। आप चाहें तो इसे रोक के लिख सकते हैं, और ठीक है, ये देखिए, ये आपके लिए यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे फिर वापस चलते हैं। तो हम यहाँ आ गए। तो हमारा जो आंसर बी इज द राइट आंसर हियर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। उससे पहले मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो काफ़ी रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब को। और मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाला था, पर आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ये वीडियो और डिमांड की वजह से ये मैं बना रहा हूँ। तो आप सभी को थैंक यू। अगर मैं किसी का थैंक यू नहीं कह पा रहा हूँ तो मैं दोबारा से आपको थैंक्स बोलता हूँ। आप अपने जब सुन रहे हैं तो ये आपके खुद के लिए है। आप जो भी सुन रहे हैं वो पर्सनली आप लें कि मैं आपको थैंक्स बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द ग्रेड पे पेबल अंडर थर्ड एमएससीपी ऑफ द एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट इन 200 ग्रेड पे। ओके, 2800 ग्रेड पे में नियुक्त कर्मचारी को तीसरा एमएससीपी के अंतर्गत कौन सा ग्रेड पे दिया जाएगा। चलिए हम इसको एक बनाते हैं। यहाँ पे वो अपॉइंटमेंट हुआ और उसको जो फर्स्ट मिलेगा ना, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट जो मिलेगा वो 42 मिलेगा। सेकेंड जो मिलेगा ये 46 मिलेगा, ठीक है। और जो थर्ड मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। 4800 रुपया इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन मत लीजिएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को पॉज करके फिर दोबारा से मुझे सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। इफ a factory has dash number or more workers employed, then appointment of a safety officer is mandatory under the factory act। यदि किसी कारखाना में डैश या उससे ज़्यादा कर्मचारी नियुक्त होते हैं तो कारखाना अधिनियम के तहत संरक्षण अधिकारी का होना अनिवार्य है। ये है 100, B 250 and C is 500 and D is 1000। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 पे आ गए हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर फाइलिंग रिव्यू पिटिशन बिफोर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका दायर करने की अवधि क्या है। ऑप्शन ए है बिफोर 30 डेज, बी बिफोर 60 डेज, सी बिफोर 90 डेज एंड डी इज बिफोर 120 डेज। द राइट आंसर इज ए बिफोर 30 डेज। देखिए नियम जो 17(1) है उसके तहत ये कहा गया है कि नो एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शैल बी इंटरटेन अनलेस इट इज फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर साउटेड टू बी रिव्यूड। तो ये बिफोर 30 डेज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, हाउ मेनी टाइम्स प्रेम मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड इन ए ईयर। रेल कर्मचारियों के प्रबंध में भागीदारी प्रेम की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। ए 6 टाइम्स, बी 4 टाइम्स, सी 2 टाइम्स एंड डी इज 1 टाइम्स। द राइट आंसर इज बी 4 टाइम्स, बिकॉज once in a 3 months and 4 times in a year। तो ये सही आंसर है, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर हम 31 को देखते हैं। वीकली रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन डैश कंसेक्यूटिव आवर्स इज ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट हुज एम्प्लॉयमेंट इज क्लासिफाइड एज कंटिन्यूअस। ओके, साप्ताहिक विश्राम के कम से कम डैश घंटे होने चाहिए उस रेल सेवक के जिसका रोजगार निरंतर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ए 30 घंटे, बी 36 घंटे, सी 24 घंटे, डी 48 घंटे। द राइट आंसर इज ए 30 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे आप निरंतर के साथ इंटेंसिव को भी रख सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिव को रख सकते हैं, तो ये दोनों का आंसर वही हो जाएगा। और EI इनिशियली इंटरमीडिएट को आप यहाँ रख सकते हैं, तो आपका ये हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बोला, इसी वीडियो के अंदर मैंने बताया कि एलिमिनेट करना इम्पॉर्टेंट है। तो आपको कई दफ़ा आपके आंसर आपको पता भी नहीं है या कंफ्यूज हैं, तो सही आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ डिडक्शन परमिटेड फ्रॉम वेज ऑफ एम्प्लॉय एज पर द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट। ओके, पेमेंट वेज एक्ट 1936। ठीक है, यही है 1936। वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अनुसार कर्मचारियों के वेतन से कटौती की क्या सीमाएं हैं। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ये 2 ऑप्शन होंगे, एलिमिनेट, ये 2 हो जाएंगे फटाफट। ठीक है, अब जो पेमेंट वेज एक्ट 1936 है, उसके जो सेक्शन 7/3 है, उसमें कहा गया है कि द पेमेंट ऑफ द वेज एक्ट 1936 द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैन नॉट बी एक्सीड 75% ऑफ द वेज व्हेन द डिडक्शन एज पर होली और पार्सली फॉर पेमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज 50% ऑफ द वेजेस इन एवरी अदर्स केस। तो हम यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर बी होगा, क्योंकि उसने कोई ये नहीं कहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से होना चाहिए या फिर अदर्स से होना चाहिए। तो हम जो अधिकतम लेंगे वो सीमा जो होगी, जो लिमिट्स होगी, वो 75% होगी। ठीक है, वैसे जनरली लोग यही मान के चलते हैं कि वेतन की कटौती 50% सीमा से अधिक नहीं होती है, पर हम फैक्ट के आधार पर चलेंगे, हम वो नहीं देखेंगे कि लोग क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 है। टेंडर वेयर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बिड आर कॉल्ड फॉर एंड इवैल्यूएट सेपरेटली इन कोल्डेड। ए सिंगल टेंडर, बी लिमिटेड टेंडर, बी टू पैकेट सिस्टम ऑफ टेंडरिंग एंड डी इज ओपन टेंडर। ऐसे निविदाएं टेंडर जिनमें तकनीकी एवं वित्तीय ऑफर बुलाए जाते हैं और उनका मूल्यांकन अलग अलग करते हैं, उनको कहते हैं एकल निविदा, सीमित निविदा, सी है निविदा का 2 पैकेट सिस्टम और डी है खुली निविदा। ठीक है, ये थोड़ा अलग तरह का सवाल है और यहाँ पे जो आंसर होगा वो 2 पैकेट सिस्टम ऑफ टेंडरिंग हो गया, या निविदा के 2 पैकेट सिस्टम होंगे। ये किस्सा उस वक्त का है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब अश्वनी लोहानी जी जब हमारे CRB हुआ करते थे। ठीक है, उस वक्त जो वैगन्स वगैरह की खरीदारी के लिए वो किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि 2 पैकेट सिस्टम होगा। एक पैकेट के अंदर आपके बीड होंगे जिसमें आपने जो कोट करना है, जो राशि देनी है वो है, और दूसरा वो होगा जो टेक्निकल जो होगा कि आपके मूल्यांकन कैसे किया जाए। तो उन दोनों को 2 पैकेट सिस्टम के आधार पर उन्होंने लागू किया था 2018 के अंदर। ठीक है, तो अभी इसका क्या संदर्भ है, ये तो ऐसा लगता है जैसे कि रेलवे बोर्ड के जो रेल मंत्री जो चेंज हुए हैं उन्होंने कुछ लिया होगा। तो ये जो जिस ऑफिसर ने या जिसने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व सेट कर रहे होंगे वो उस दौरान उनके माइंड में आया होगा, तो इस तरह के सवाल निकल के आए हैं। पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 2018 का है और ये काफ़ी उस वक्त फाइनेंशियल टाइम्स में भी मेरे ख्याल से आया था। तो आप देख सकते हैं। वैसे इस तरह के सवाल अगर आपको कहीं फंसते हैं तो मेरा एडवाइस होगा कि आप उन्हें छोड़ दें, नेगेटिव मार्किंग लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको काफ़ी डीप नॉलेज या आपने कभी 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपके माइंड में इस तरह की चीज़ें आएंगी। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर 35 पे आ गए हैं। मार्क्स रिलैक्सेशन
to SC schedule caste candidate in direct recruitment of railway recruitment board is रेलवे भर्ती के द्वारा सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की छूट दी जाती है? ए 5%, बी 10%, सी 15% एंड डी इज 20%। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हमको 10% का रिलैक्सेशन दिया जाता है उनके द्वारा, तो ये 10% ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ देख रहे हैं, ये एक्चुअली आप ये जब आप यहाँ पे किसी चीज़ में आप लैपटॉप में ऐसे खोलते हैं इस पेपर को, जब आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जाते हैं तो आप डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे चले जाते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल सकते हैं, या फिर ये इस लिंक जो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है इसको आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये एक मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि 35 नंबर क्वेश्चन के लिए कि मेरे ख्याल से 43/2000 का एक आरबी है, तो आप उसको देखिए अगर आपको टाइम मिलता है तो 2000 का। ठीक है, ये रहेगा सही। इसके अलावा भी बहुत सारे ये हैं तो आप ये कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ये 10% है। और चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 पे चलते हैं। इन एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड द सैंक्शन डिटेल एस्टिमेट देन, यदि वे स्वीकृत विस्तृत आकलन से बढ़ने की स्थिति आती है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ये रिवाइज एस्टिमेट नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड सैंक्शनड, संशोधित आकलन बनाकर उसकी स्वीकृति लेनी चाहिए। बी है वर्क हैज़ टू बी स्टॉप्ड, काम को रोक देना चाहिए। सी जो है मटेरियल मॉडिफिकेशन विल बी प्रोसीड, सामग्री संशोधन प्रोसेस करना चाहिए। और डी है चार्जशीट विल बी इशूड टू द एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल, संबंधित कर्मचारी को चार्जशीट देनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो रिवाइज एस्टिमेट नीड टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, अब मैं आपको ये कहता हूँ कि ये करना चाहिए, लेकिन ये इसके लिए 2-3 कंडीशन देंगे हैं। ए रिवाइज एस्टिमेट नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड सैंक्शन, तो उसके अंदर ये लिखा गया है कि व्हेन ए ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट इज एक्सीडेड और लाइकली टू बी एक्सीड बाय मोर देन 5%। ठीक है, व्हेन तो भी आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। और व्हेन द एक्सपेंडिचर ऑन ए वर्क एक्सीड और लाइकली टू बी एक्सीड एन अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन बाय मोर देन 10%। ठीक है, तो एस्टिमेट अगर केवल करना है तो आपको 5% पे किया जा सकता है, और अगर फिर रिवाइज करके एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन लेना पड़ेगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सैंक्शन डिटेल एस्टिमेट, तो वो आपको करना पड़ेगा, तो फिर वो 10% हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी एक कंडीशन दिया है कि व्हेन देयर आर मटेरियल डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल प्रपोजल इवन द कॉस्ट में बी मीट फ्रॉम द सैंक्शन अमाउंट, तो इन कंडीशनों में रिवाइज एस्टिमेट किए जा सकते हैं। कभी कभी सवाल ये आता है कि रिवाइज एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द एक्सपेंडिचर और on the work exceed is likely to be exceed the amount of administrative sanction by or more than, तो ये 10% हो जाएगा। तो चलिए हमने इसे सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क फॉर प्रमोशन अंडर द शेड्यूल ट्राइब बेस्ड अमंग फेलियर स्कीम, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के तहत पदोन्नति के लिए विफलता के बीच सर्वश्रेष्ठ स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम अंकों का प्रतिशत क्या है? ए 50%, बी 40%, सी 30% एंड डी इज 20%। तो राइट आंसर इज 20% इज द राइट आंसर। ओके, तो आप ये समझ लीजिए कि जो सुटेबिलिटी होता है वो जनरल के लिए 50% है। ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए। मैंने पिछले कई वीडियो में इस तरह की बातें की हैं, आप उनको देख सकते हैं। ये ST SC के लिए है। ठीक है, और बेस्ट अमंग के लिए ये। तो चलिए
ये इन दोनों का बेस्ट अमंग से कोई लेना देना नहीं है। ये सिलेक्शन सुटेबिलिटी जो टेस्ट होते हैं उसके बारे में मैंने बताया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, फॉर इनकेसमेंट ऑफ लीव मिनिमम लीव बैलेंस आफ्टर लीव इनकेसमेंट शुड बी डैश डेज। अवकाश के नकदीकरण के लिए न्यूनतम शेष अवकाश नकदीकरण के बाद डैश दिन होने चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 30 दिन होने चाहिए। टोटल अगर 40 डेज आपके पास हैं तो 10 दिन का नकदीकरण कर सकते हैं और आपके पास बैलेंस में कम से कम 30 दिन होना चाहिए। तो राइट आंसर इज सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, द कोटा ऑफ रिजर्वेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन इन ग्रुप सी इज। ग्रुप सी में भूतपूर्व सैनिकों का सीधी भर्ती में आरक्षित कोटा कितना प्रतिशत होता है? ए 3%, बी 4%, डी सी 10% एंड डी इज 15%। द राइट आंसर इज सी 10%, ठीक है। ग्रुप सी में 10% होता है और डी के लिए जो है वो 20% होता है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखना चाहिए। ये मैंने आप मेरे वीडियो देखते हैं तो मेरे ख्याल से इस सेट को सॉल्व करने में बिल्कुल भी आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, डेली अलाउंस। डेली अलाउंस इज नॉट एडमिसेबल बियॉन्ड डैश डेज at a place outside railway servant headquarter while on tour where boarding or lodging are not provided। डैश दिनों के बाद दैनिक भत्ता देय नहीं होगा यदि रेल कर्मी मुख्यालय के बाहर दौरे पर है जहां पर खाना और आवास प्रदान नहीं किया गया हो। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 180 डेज, ओके। 180 दिन बराबर है। 180 दिन के बाद दैनिक भत्ता देय नहीं होगा यदि रेल कर्मी मुख्यालय के बाहर दौरे पर है जहां खाना और आवास प्रदान नहीं किया गया हो, ठीक है। 41 है, द अथॉरिटी हु मेड ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इनकॉम्पिटेंट टू रिड्यूस और इंक्रीज सब्सटेंस अलाउंस आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 months ऑफ द सस्पेंशन टू द एक्सटेंट ऑफ डैश ऑफ द सब्सटेंस अलाउंस। निलंबन करने वाला अधिकारी निलंबन भत्ते को 3 महीने के निलंबन के बाद घटा बढ़ा सकता है। वह निलंबन भत्ता का कितना प्रतिशत घटा बढ़ा सकता है? तो वो कर सकता है 25%, ठीक है, 25% घटा बढ़ा सकता है। यहाँ एक चीज़ और बताएंगे कि ये देखो सब्सटेंस अलाउंस मिनिमम 50% मिलता है, ठीक है, और मैक्सिमम 75% अगर बढ़ा सकते हैं तो, ठीक है। तो अगर इसमें आप जो सस्पेंड होने के बाद आपको 50% मिलेगा, इसमें अगर 25% कम कर देंगे तो मिनिमम आपको 25% तो मिलेगा ही मिलेगा अगर वो घटा सकते हैं। और अगर बढ़ा सकते हैं तो 25% इसमें और बढ़ा देंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये 75% हो जाएगा। तो लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको समझाया कि क्या हो सकता है, और 1-2 क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 1-2 क्वेश्चन और आपके माइंड में आ जाए उस वक्त तो ठीक है। अभी कोई बता रहा था कि कोई एग्ज़ाम उन्होंने दिया था और उन्होंने दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है और उनको बिल्कुल भी ये ऐसा लगा ही नहीं कि वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। जनरल मैनेजर कैन रिलैक्स एट द लोअर एज लिमिट for the candidate who are considered for appointment on compensation ground by, ठीक है, 1 year, 2 years, 3 years and lower age can not be relaxed, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हिंदी में पढ़ लेता हूँ, अनुकंपा आधार के नियुक्ति के मामलों में महाप्रबंधक निचली आयु सीमा में कितनी छूट दे सकते हैं? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या निचली आयु में कोई छूट नहीं दी जा सकती है। तो निचली आयु में छूट दी जा सकती है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर जीएम देना चाहते हैं तो वो 1 वर्ष की छूट दे सकते हैं, यानी कि अगर कोई 18 साल का बंदा नहीं हुआ है तो वो 17 साल में नौकरी करना चाहता है तो ये जीएम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरिट ऑफ और स्पेशल केस जो होते हैं उसके आधार पर अगर कोई किसी की फैमिली ऐसी है कि उनके बच्चे को 16 साल की उम्र में ही नौकरी करने की ज़रूरत है तो इसके लिए रेलवे बोर्ड की परमिशन ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को आप समझ लीजिए जो मैंने आपको बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है
कि मेजर एंड माइनर पेनल्टीज आर प्रोवाइडेड इन द रूल डैश ऑफ द DAR। बड़ी एवं छोटी शास्ति DAR के किस नियम में उल्लिखित हैं? ऑप्शन ए 9, B 5, C 11 एंड D 6। द राइट आंसर इज D 6। ठीक है, अब यहाँ पे नियम जो है आप उनको देखिए। नियम ए 9 है जो बड़ी शास्ति लगाने की कार्यविधि को देता है, और जो 11 है वो छोटी शास्ति का। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज सिचुएटेड एट। कहाँ पे स्थित है? भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर स्थित है? ए नासिक, बी बड़ोदरा, सी पुणे एंड डी जमालपुर। अब देखिए बड़ोदरा में जो है वो नायर है, यहाँ पे भी आप ऑप्शन को छाड़ सकते हैं। ठीक है, आपको पता ही है नायर में कार्मिक अधिकारी को, अकाउंट वाले को और किसका किया जाता है? स्टोर का किया जाता है। ठीक है, जमालपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। इज द राइट आंसर। ओके, अब पुणे में हमारा जो है वो सही आंसर है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग जो है वो नासिक में है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे सी होना चाहिए और यहाँ पे टी होना चाहिए, ELECT, इलेक्ट्रिक। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग इज नासिक और सिविल इंजीनियरिंग इज पुणे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, इंडियन रेलवे हैव बीन डिवाइडेड इनटू डैश जोन्स। रेलवे, भारतीय रेल कितनी जोनों में बटी हुई है? ए 15, C 16, B 16, C 17 एंड D इज 18। द राइट आंसर इज D 18। ठीक है, 18वां जोन कौन सा है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और उसकी हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। हु इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर पोस्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज अप्रूव्ड कैडर ऑन द डिवीजन। मंडल स्तर पर स्वीकृत कैडर में एक पद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदस्थापित करने में कौन सक्षम है? ए जनरल मैनेजर, बी एडिशनल जनरल मैनेजर, सी PCPO एंड डी इज DRM। द राइट आंसर इज डी DRM। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन रिलेटेड टू द मैटर ऑफ ए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, बी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, सी फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन एंड डी इज नन ऑफ दिस। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हिंट्स देता हूं, आप सॉल्व करके इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? सार्वजनिक रोजगार से, निजी रोजगार से, सी राय और व्यक्ति की स्वतंत्रता से, और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब मैं आर्टिकल 16 को पढ़ता हूँ। आर्टिकल 16 इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन 1948, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। चलिए अब आप 47 नंबर क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पिनअप करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48, to be eligible for 10% economically weaker section EWS reservation in direct recruitment, families gross annual income should be below dash lakhs। 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के आरक्षण के लिए सीधी भर्ती में पात्र होने के लिए परिवार की वार्षिक कुल आय डैश लाख से नीचे रहनी चाहिए। ए 8 लाख से, बी 5 लाख से, सी 50,000 से, और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ए 8 लाख। ठीक है, यही सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, डिप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट्स अकर्स बिकॉज ए fall in market value of the assets, B physical wear and tear of the assets, C no repair and maintenance is done, and D is none of the above। संपत्तियों एसेट का मूल्य ह्रास क्यों होता है? संपत्तियों का बाजार मूल्य गिर जाने के कारण, संपत्तियों के भौतिक घिसाव और टूट फूट के कारण,
सी, कोई मरम्मत और रख रखाव नहीं होने के कारण, नहीं करने के कारण, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज फिजिकली वियर एंड टियर ऑफ द एसेट्स, संपत्ति के भौतिक घिसाव और टूट फूट के कारण इनका मूल्य ह्रास होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए हैं। अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, फर्स्ट अपील टू बी फर्स्ट अपीलेंट authority can be performed by the applicant within dash days from the expiry of the prescribed time limit or from the receipt of the decision from the public information officer। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदक लोक सूचना अधिकारी के निर्णय प्राप्त होने या निर्धारित समय सीमा के उपरांत कितने दिन के अंदर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दे सकता है। ए 30 दिन, बी 45 दिन, सी 60 दिन, डी 90 दिन। ऑप्शन ए जो है वो 30 दिन इज द राइट आंसर, 30 डेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आ गए हैं। व्हाट इज द एजुकेशनल लेवल ऑफ प्राग्ञ एग्जामिनेशन, प्राग्ञ परीक्षा का शैक्षणिक स्तर क्या है? तो ये है 10th, 10वीं। ठीक है, यही सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में उल्लिखित किया गया? अनुच्छेद 343(1) में। ठीक है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी हैज बीन मेंशन्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? आर्टिकल 341 इज द राइट आंसर। क्षेत्रीय जोनल रेलवे राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? महाप्रबंधक। ठीक है, Who is the president of the Zonal Railway Official Language Committee? 53, General Manager. Okay, is the right answer. चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे आ गए हैं। Which of the following state does not come under A region for राजभाषा? इनमें से कौन सा राज्य राजभाषा के लिए क क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? ए बिहार, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश एंड डी पंजाब। पंजाब जो है वो बी के अंतर्गत आता है, ख क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हम आ गए हैं अंतिम क्वेश्चन पे और ये जर्नी काफ़ी अच्छा रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 सेक्शन 3/3 हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स आर लिस्टेड विच आर टू बी इशूड बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश? राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत कुल कितने दस्तावेज हैं जिनको द्विभाषी हिंदी एवं अंग्रेजी में जारी करना आवश्यक है? ए 15 यानी कि 15, बी 14, सी 10 और डी 12। जो सही आंसर है वो है 14 भाषाओं को हिंदी बाइलिंगुअल में जारी करना ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह आप इस चैनल पर बने रहें। आपको कुछ ना कुछ अपने ज्ञान को बढ़ाने का मौका मिलेगा, नॉलेज को एनहांस करने का मौका मिलेगा। और बाय, टेक केयर, और इसी तरह आप तैयारी करते रहें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जो आप देख रहे हैं वीडियो, तो उसकी शुभकामनाएं हैं और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।